हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट बात कर रहे हैं RUHS BSc नर्सिंग जो CUET एग्ज़ाम कराएगा। नीट के लिए भी अच्छा है ये वीडियो, BPT फार्मा और पैरामेडिकल के लिए। तो आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो बायोलॉजी का जूलॉजी का एक 12th के अंदर 4th यूनिट है ना। उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसकी बात कर रहे हैं, जनन स्वास्थ्य, है ना। RUHS की बात करूँ तो हर साल 2 क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं और इस बार भी 100% एक या 2 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे, यानी कि 2 नंबर आपके ज़रूर पक्के करवाऊँगा मैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप ज़रूर देखना। ये रामबाण सीरीज़ के नाम से हमारी जो ये क्लास है वो आ रही है। इसके अंदर आपको NCERT के हम शॉर्ट नोट्स खुद बना रहे हैं, इसके साथ आपको सिलेक्टिव MCQ भी ला रहे हैं, 30-35 MCQ भी ला रहे हैं। आई होप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़रूर मैच हो गए इनसे। तो वीडियो को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके। और अगर इस वीडियो के अंदर जो हमने पढ़ा रहे हैं, अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आप 9057588381 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओनली 151 रुपये में आपको 5 मॉडल पेपर विथ OMR शीट के साथ पिछले 7 सालों के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, 1000 MCQ और शॉर्ट नोट्स के साथ पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। MCQ फुल मिलेंगे आपको, है ना। तीनों सब्जेक्ट के मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। यहाँ हम कुछ चैप्टर्स करवाएंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जनन स्वास्थ्य। तो बात करते हैं जनन स्वास्थ्य क्या होता है। जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है, स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता है कि अपन फिजिकली स्वस्थ है ना। बायलैंग्वेज बता रहा हूँ मैं आपको। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि अपन एक फिजिकली हेल्दी हैं। हेल्दी का मतलब होता है फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और सोशियली ऑल कंसेप्चुअल क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। उस पर्सन को क्या कहते हैं अपन, हेल्दी पर्सन कहते हैं, है ना। जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO क्या कहता है। WHO कहता है कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ यह होता है कि प्रत्येक शरीर, प्रत्येक आदमी होता है, प्रत्येक पर्सन होता है जो फिजिकल यानी कि शारीरिक, भावनात्मक यानी इमोशनल, व्यवहारिक यानी बिहेवियरल और सामाजिक यानी सोशल स्वस्थ होना जरूरी है। जो हमारा WHO है, WHO यह कहता है कि प्रत्येक पर्सन का इमोशनल, फिजिकल, सोशल और बिहेवियरल स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और 1951 में भारत सरकार ने अनेक कार्यक्रम स्टार्ट किए, जिन्हें अपन किस नाम से जानते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जनन एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। RCH ने कब ये प्रोग्राम चलाया, 1951 के अंदर। ये क्वेश्चन RUHS ने कई बार पूछा है और नीट के अंदर भी आया हुआ है। RCH का प्रमुख उद्देश्य है कि जनन अंगों, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, यौन आरंभ और उसके संबंधित परिवर्तनों, यौन संचारित रोगों, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ केयर के बारे में जानकारी प्रदान करता है। RCH जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जनन अंग होते हैं और इनके लक्षण होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और जो प्यूबर्टी आती है, यौन आरंभ होता है 18 साल की एज के अराउंड बच्चों के अंदर, 14-15 साल के बच्चों के एज के अंदर, उसको RCH क्या करता है, हमें जानकारी देता है। और इसके अलावा यौन संचारित रोगों के बारे में भी जानकारी देता है। यौन संचारित रोगों का मतलब होता है, यौन संचारित रोगों का मतलब होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल जाते हैं, चाहे सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम फैले, है ना, उनको कहते हैं। जैसे STD हुआ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। और मैटरनल हेल्थ केयर के बारे में और चाइल्ड यानी माता और बच्चे के हेल्थ केयर के बारे में भी RCH हमें क्या देता है, शिक्षा देता है। और क्या देता है, जनसंख्या वृद्धि के बारे में, प्रजनन के बारे में, लैंगिक अंग होते हैं उनकी वृद्धि और यौन संचारित रोगों के बारे में, और लिंग संबंधी अपराध को रोकने के लिए और प्रजनन संबंधी समस्याओं के बारे में सूचना भी देता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS भी इनके बारे में क्या देता है, हमें सूचना देता है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है उल्बेवेदन, है ना। इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है, ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें गर्भाशय में स्थित विकासशील भ्रूण को एमनियोन गुआ उल्ब से एमनियोटिक द्रव को निकालकर उसका परीक्षण किया जाता है। उल्बेवेदन या एमनियोसेंटेसिस से एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी विधि होती है जिसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो
गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण क्या कर रहा है, विकसित हो रहा है, उसकी जो एमनियन गुहा होती है उसे क्या कहते हैं, एमनियन नामक का एक फ्लूइड निकालते हैं, एमनियन द्रव निकालते हैं, एमनियोटिक द्रव निकालते हैं, और उसको क्या करते हैं, अपन टेस्ट करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड विकासशील भ्रूण के चारों ओर पाए जाने वाला एक तरल पदार्थ होता है जिसे विकासशील भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, जो विकासशील जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है गर्भ के अंदर, उसके चारों ओर पाया जाता है, उसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। सोनोग्राफी द्वारा भी भ्रूण की स्थिति का पता लगाकर एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन की सहायता से निकाला जाता है। और सोनोग्राफी से अपन भ्रूण की स्थिति का पता लगाया जाता है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है ना। इस द्रव में उपस्थित कोशिकाओं को सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग करके उसकी जांच भी की जाती है। देखो, ये इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन के माध्यम से क्या करते हैं, जो भ्रूण होता है, भ्रूण के चारों ओर क्या पाया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल कर इस इंजेक्शन से क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट के किया जाता है जो भ्रूण होता है ना, भ्रूण को अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इसे कहते हैं अपन क्या, उल्बवेदन या एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा भ्रूण में पाए जाने वाले आनुवांशिक अपसाम्यता उपापचय आदि के निदान के प्रसव से पहले किया जा सकता है। मतलब डिलीवरी से पहले, प्रसव से पहले इस वर्तमान में समय में दुरुपयोग लिंग की जांच में किया जाता है। इसका कन्या भ्रूण हत्या यानी फीमेल इनफेसिडिट कहते हैं, इसलिए इस पर रोक लगाई गई है ना। आजकल क्या होता है, सोनोग्राफी से जो भ्रूण है, भ्रूण का पता लगाया जाता है और उसके लिंग का पता लगाया जाता है। ये लीगली जांच तो इसके लिए है कि कोई भ्रूण के अंदर एबनॉर्मलिटी, बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उसके चेक के लिए। पर आजकल लोग मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज क्या कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग क्या कर रहे हैं कि अगर कन्या है तो उसको क्या कर देते हैं, पहले ही मार देते हैं, डिलीवरी से पहले ही गर्भ के अंदर ही उसे मार दिया जाता है। कन्या भ्रूण कहते हैं, इसे हत्या कहते हैं। अब आता है पराध्वनि चित्रण या अल्ट्रासोनोग्राफी, इसे कहते हैं सोनोग्राफी। इस तकनीक में क्या करते हैं, उच्च आवृत्ति की हाई फ्रिक्वेंसी की ध्वनि तरंगे का उपयोग किया जाता है, जिनकी आवृत्ति क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 1 से 15 मेगा हर्ट्ज जो होती है। इसमें ट्रांसड्यूसर नाम के उपकरण द्वारा अल्ट्रासाउंड तरंगे उत्पन्न की जाती है, भ्रूण के अंगों को द्वारा टकराकर वापस लौटती है और उपकरण को ग्रहण किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा इन तरंगों को व्याख्या करने के लिए प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसका उपयोग गर्भाशय की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखो, ये सोनोग्राफी की मशीन होती है, इसके अंदर क्या होती है, हाई फ्रिक्वेंसी की ध्वनि तरंगे होती हैं, है ना। उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 1 से 15 मेगा हर्ट्ज, 1 से 15 मेगा हर्ट्ज होती है। उसे अपन सोनोग्राफी से किए क्या करते हैं, उसकी भ्रूण की पता लगाते हैं कि भ्रूण बच्चा है, लड़का है या लड़की है, इसका पता लगाया जा सकता है। पर ये एक मिसयूज होता है और उसके बच्चे की स्थिति देखने के लिए किया जाता है। अगला टॉपिक आता है जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। जनसंख्या विस्फोट को कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। तो जनसंख्या विस्फोट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए भारत सरकार अलग अलग कार्यक्रम भी चलाती है, जैसे हम दो हमारे दो, परिवार नियोजन कार्यक्रम। इससे जनसंख्या के विस्फोट को रोकने के लिए और जन्म नियंत्रण को रोकने के लिए किया जाता है। मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में बढ़ोतरी जनसंख्या विस्फोट का कारण बनती है। जो मातृ मृत्यु दर है वो तो कम हो रही है, बच्चे की मृत्यु दर भी कम हो रही है, और जनसंख्या में वृद्धि, जन्म दर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। MMR और IMR आपने सुना होगा। तो MMR तो क्या हो रही है, घट रही है, और IMMR क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है। विश्व में 1900 में 2 अरब जनसंख्या थी। अगर वर्ल्ड की बात करें तो 2 अरब जनसंख्या थी, तो 2000 में बढ़कर 6 अरब हो गई। मतलब एक 100 साल के अंदर कितनी हो गई, 3 गुना हो गई। वर्तमान में यह 7.9 अरब हो चुकी है। वर्तमान में अगर विश्व की जनसंख्या की बात करें तो 7.9 अरब हो चुकी है। ठीक है। भारत की जनसंख्या की बात करें, यह आंकड़ा कई बार RUHS ने और नीट ने पूछा है कि भारत की जनसंख्या 1947 में कितनी थी, 35 करोड़ थी, और 2000 में 100 करोड़ हो गई, है ना। 2000 में कितनी हो गई, 100 करोड़। और सन 2021 के आंकड़े की बात करें तो 121 करोड़ भारत की जनसंख्या
हो चुकी है। और लेटेस्ट डाटा की बात करें तो 125 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश हो चुका है। 1991 में 2.1% थी भारत में जनसंख्या वृद्धि की, अब घटकर 1.7% रह गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। अब जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि के हमने अभी आपको कारण बताए। पहला, मृत्यु दर में तीव्र कमी। मृत्यु दर बहुत ज़्यादा कम हो रही है। मात्र मृत्यु दर में भी क्या हो रही है? कम हो रही है। और शिशु की मृत्यु दर भी बहुत कम हो रही है आजकल। एमएमआर भी घट रही है और आईएमआर भी घट रही है। और जो जनन करने के लिए सक्षम है उन लोगों की संख्या में क्या हो रही है? लगातार वृद्धि हो रही है। तो जनन करेंगे और सीधी सी बात है जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाने के लिए गर्भाधारण को रोकना उत्तम उपाय है। गर्भाधारण को रोकना एक क्या होता है? उत्तम उपाय होती है जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए। अब बात करते हैं गर्भाधारण को रोकने के लिए उपाय कौन कौन से होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करते हैं। तो भारत सरकार ने एक स्लोगन दिया था, हम दो हमारे दो। अब कई प्रकार की विधियां हैं जिनसे जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। तो गर्भाधारण को रोकने के लिए विधियों के बारे में पूछ रहा है। पहली है प्राकृतिक विधि, जिसे अपन क्या कहते हैं? नेचुरल मेथड भी कहते हैं। दूसरी बैरियर मेथड। तीसरा अंतर्गर्भाशय युक्ति, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। चौथा गोलियां, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो भी। और पांचवा आता है बंदेकरण, यानी कि इसे कहते हैं स्टरलाइजेशन। अब प्राकृतिक विधि की बात करते हैं। सबसे पहले कि प्राकृतिक विधि ऐसी कौन सी विधि है जिससे अपन गर्भ को रोक सकते हैं, गर्भ को मतलब प्रेग्नेंट होने से रोका जा सकता है और जनसंख्या की वृद्धि को भी रोका जा सकता है। उस विधि की हम बात कर रहे हैं। सॉरी, आर्तव चक्र के 10 से 17 दिन के बीच की अवधि के कारण गर्भावस्था गर्भाधान की संभावना अधिक होती है। यह बोल रहा है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो फीमेल के अंदर आता है 10 से 17वें दिन के बीच में, इसके अंदर जो प्रेग्नेंट होती है उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इस टाइम आपको क्या करना है? जनन नहीं करना है। क्योंकि 14 दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने फेज होते हैं? 4 फेज होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होगा? 28 दिन का होगा। तो 14वें दिन क्या होता है? ओव्यूलेटरी फेज होता है, यानी कि अंडोत्सर्ग होता है। इस अवधि में संयम रखकर मैथुन ना करके गर्भाधान से बचा जा सकता है। इसे रिथम मेथड भी कहते हैं, रिदम मेथड भी कहते हैं। आवधिक संयम का मतलब यह होता है कि 10 से 17वें दिन की अवधि के बीच आपको मैथुन क्रिया, जनन क्रिया ये नहीं करनी है। और 14 दिन अंडोत्सर्ग होता है, इस टाइम तो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। अगर इस टाइम आप नहीं करते हो तो आप प्रेग्नेंट होने से, गर्भाधारण से बच सकते हो। इसे रिदम मेथड भी कहते हैं। अगला आता है लैक्टेशनल एमनोरिया, है ना, स्तनपान अनार्थव। स्तनपान अनार्थव का मतलब यह होता है कि एक बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने तक जब तक माता क्या पिलाती है? अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जब तक प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। प्रसव के बाद शिशु को लगातार स्तनपान कराते रहने से आर्तव चक्र शुरू नहीं होता, जिसे गर्भाधारण से बचा जा सकता है। और 6 महीने के लिए क्या होता है? कारगर होता है। ठीक है। बाह्य संकुलन, इसे कहते हैं कोइटिस इंटरक्विटस, है ना। बाह्य संकुलन का मतलब यह होता है कि आप जनन कर रहे हो, तो मेल और फीमेल दोनों जनन करते हैं। तो मेल जब अपना वीर्य सेचन, यानी वीर्य सेचन का मतलब होता है वीर्य को योनि के अंदर डालना, है ना। तो योनि के जाने से पहले उसको पेनिस को क्या निकाल लेते हैं? बाहर निकालना क्या कहलाता है? बाह्य श्रृंखलन कहलाता है, स्खलन कहलाता है। वीर्य सेचन के दौरान शुक्राणुओं को महिला के जनन मार्ग योनि में नहीं डालने को गर्भाधान रोका जा सकता है। योनि से पेनिस को पहले बाहर निकाल लेते हैं जब आपका सीमन बाहर आने वाला होता है ना। इसे कहते हैं बाह्य संकलन विधि। अब आता है रोधक विधिया। रोधक विधिया का मतलब होता है बैरियर मेथड। इसके अंदर क्या होते हैं? जो भी अपने जनन अंग होते हैं उनको ढक लेते हैं, जिससे अपन जनन कर रहे हैं उन अंगों को क्या कर लेते हैं? ढक लेते हैं, जिससे शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या नहीं होते? मिल नहीं पाते और जनन सक्सेस नहीं हो पाता और प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे रबड़ या लटेक्स से बनाए जाते हैं, जैसे डायफ्राम हुआ, गर्भाशय क्रीवा, वोल्ट और कंडोम हुए। कंडोम की बात करें तो नलिका का लटेक्स आच्छेद होते हैं।
इनमें नर मैथुनांग के ऊपर वलित किया जाता है और ये एसटीडी पे अपने को क्या करता है, सुरक्षित दिलाता है। कंडोम एक बहुत अच्छी टेक्निक है किसकी, रोधक विधियों के अंदर, है ना, बैरियर मेथड के अंदर। इसके ये क्या होता है कि लेटेक्स का बना हुआ होता है और नर मैथुन को क्या किया जाता है, इसके चारों ओर लगाया जाता है, जिससे वीर्य उसके अंदर ही रह जाता है और महिला प्रेग्नेंट नहीं होती। एक आता है मादा कंडोम, इसे फैम कवच या फीमेल कंडोम कहते हैं। इसके अंदर यह युक्त वलय युक्त पॉलीयूरेथेन पाउच होता है, एक पाउच होता है जो बंद सिरे होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होता है, भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होती। अब आता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, ये किनारों पर स्प्रिंग वलय या लचीली धातु युक्त नलिकाकार रबर आच्छादित होता है जो योनि के अंदर स्थापित किया जाता है। डायफ्राम को एक धातु की होती है जिसको योनि के अंदर, है ना, अपनी वेजाइना के अंदर इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। गिरवे कैप, सर्वाइकल कैप क्या होती है, एक रबर की निपल होती है जिसे गिरवा पर क्या किया जाता है, फिट किया जाता है, अपनी सर्वाइकल पर फिट किया जाता है, और यह क्या करती है, अपने शुक्राणुओं को अंदर जाने से रोकती है। वोल्ट कैप की बात करें, मोटी रिम युक्त अर्धगोलाकार डमलाकार रक्त या प्लास्टिक कैप होती है जो गिरवा पर वोल्ट के ऊपर फिट होती है। अब आती है अंतर गर्भाशय युक्तियाँ, इंटर यूटेराइन डिवाइसेज। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। आईओडी वे युक्ति है जो अंडाशय और अंडाणु व शुक्राणु को मिलने से रोकती है। आईओडी एक ऐसी युक्ति होती है जो अंडाणु को और शुक्राणु को यानी ओवम को और सीमन को दोनों से मिलने से रोकती है, जिसे निषेचन नहीं हो पाता, और निषेचन नहीं हो पाता तो गर्भाधारण भी यानी प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती। आईओडी कौन कौन, आईओडी कितने प्रकार की होती है, तो आईओडी 3-4 प्रकार की होती है। पहली होती है औषधि रहित आईओडी यानी नॉन मेडिकेटेड आईओडी। इस प्रकार की युक्तियों में प्लास्टर के बने डिवाइस गर्भाशय में स्थापित किया जाता है ना, और इसमें अंडाणुओं को जाने से रोकते हैं। और लिपेस, इसका औषधि रहित आईओडी का अगर उदाहरण पूछे तो लिपेस लूप, है ना, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि लिपेस लूप किसका उदाहरण है, तो औषधि रहित आईओडी का। तांबा मोचक आईओडी की बात करें तो एक टी आकार की क्या होती है, डिवाइस होती है जो कॉपर से बनी होती है, जो क्या करती है, अपनी जो स्पर्म होती है, शुक्राणु होती है, उनकी बक्सन क्रिया को बढ़ा देती है और उनकी गतिशीलता को कम कर देती है, जिससे निषेचन आसानी से नहीं हो पाता। अगर तांबा मोचक आईओडी यानी कॉपर टिक की बात करें तो कॉपर टिक, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, ये इनके नाम है, इनको जरूर याद कर लेना आपको। हार्मोन मोचक आईओडी की बात करें तो इस प्रकार की युक्ति हार्मोन का स्त्राव करती है ना। हार्मोन मोचक, इसमें क्या होती है, कुछ प्रकार के ऐसे हार्मोन होते हैं जो गर्भाशय गिरवा की शुक्राणु विरोधी बनाते हैं। गर्भाशय जो गिरवा होती है उसको शुक्राणुओं से विरोधी बनाते हैं, शुक्राणु को खत्म कर देती है हार्मोन मोचक आईओडी। हार्मोन मोचक आईओडी का अगर उदाहरण की बात करें तो LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन। अब आती है गर्भ निरोधक गोलियां, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब यह होता है उनके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोनों के क्या होते हैं, संयोजन से मिलकर बनी होती है ये गोलियां, जो गर्भाशय में परिवर्तन कर देती है। गोलियां गर्भाशय के स्रावित म्यूकस की गुणवत्ता को बदल देती हैं और ये अपने जो अंडोत्सर्ग है उसको भी क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कई प्रकार की होती है। पहली होती है मालाडी और एक होती है मालास एन, है ना, अलग अलग ब्रांड के नाम से भी आती हैं। मालाडी क्या होती है, तो मालाडी आपको रोज लेने की टेबलेट होती है, डेली लेने जाने वाली टेबलेट होती है। कौन सी, मालाडी। या आर्तव चक्र के शुरुआत के पहले दिन से 22 दिन तक ली जाती है। मालाडी पहले दिन से और 22 दिन तक ली जाती है। लास्ट के 6 दिन तो क्या होता है, अंडोत्सर्ग हो रहा होता है, तो उसके टाइम तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आती है एक सहेली। सहेली नाम की टेबलेट होती है। सहेली नाम की टेबलेट 7 दिन में एक बार यानी साप्ताहिक गोली है, और इसका जो निर्माण है वो CDRI ने किया था। CDRI की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, है ना, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। इसके बाद आता है बंध्यकरण या नसबंदी। बंध्यकरण या नसबंदी का मतलब होता है नर के तो शुक्रवाहिक और मादा की अंडवाहिनी, है ना, इन दोनों को काट कर बंद करना ही क्या कहलाता है, बंध्यकरण या नसबंदी कहलाता है। सगर्भता या चिकित्सीय समापन, इसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। MTP क्या होता है, तो MTP एक्ट 1971 में लागू हुआ। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि MTP एक्ट कब लागू हुआ, 1971 में। स्वेच्छा से गर्भ के समापन की प्रक्रिया को प्रेत गर्भपात या मतलब कोई भी लेडीज या गर्ल प्रेग्नेंट है
तो उसके गर्भ को उनकी इच्छा के अनुसार उसको क्या करना, गर्भपात करवाना, है ना, अबॉर्शन करवाना 9 महीने से पहले ही, क्या कहलाता है, एमटीपी कहलाता है। एमटीपी कब कराते हैं, असुरक्षित यौन संबंधों के कारण। जब कोई भी प्रेग्नेंट महिला है वो उसके इच्छा के अनुसार अगर मतलब प्रेग्नेंट नहीं होती है तो एमटीपी करवा सकती है। और एमटीपी करवाने की स्थिति में माँ और भ्रूण दोनों को क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। यदि भ्रूण अत्यधिक रोगी या अपूर्ण होता है तो इस स्थिति में एमटीपी किया जाता है। कई बार क्या होता है, अपन एमटीपी इसलिए भी करते हैं, जब अपन सोनोग्राफी या एमनियोसेंटेसिस करते हैं तो उसके अंदर भ्रूण क्या करता है, भ्रूण के अंदर कोई भी डिसऑर्डर पाया जाता है, कोई भी किसी प्रकार का रोग पाया जाता है, उसमें भी क्या करते हैं, अपन एमटीपी करते हैं। या फिर कोई ऐसी इंसिडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, जैसे बलात्कार हो गया, जिसमें गर्भ ठहरा जाता है, उसमें भी एमटीपी करके आपको भ्रूण को हटा दिया जाता है। और फर्स्ट 3 मंथ के अंदर एमटीपी करवाई जा सकती है, इसके बाद नहीं की जा सकती। 3 महीने के अंदर एमटीपी हो सकती है, ठीक है। गर्भ को नष्ट करने के लिए योनि को बाहर निकाल दिया जाता है। और एमटीपी का उपयोग अपन कन्या भ्रूण हत्या हिसाब में भी करते हैं, जो एक क्या है, अपने आप में एक अपराध है। अपन क्या करते हैं, जब सोनोग्राफी करवाया, एमनियोसेंटेसिस कराया, हमने पता चला कि कन्या है ना, मतलब गर्ल है भ्रूण के अंदर, तो उसको अपन क्या करते हैं, एमटीपी करवा देते हैं। वो भी एक क्या है, कहीं ना कहीं अपराध है, तो भारत सरकार ने बंद कर दिया है। यौन संचारित रोग की बात करें, असुरक्षित यौन संबंधों के कारण फैलने वाले रोग होते हैं। यौन संचारित रोग कौन कौन से होते हैं, जो असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, सेक्सुअली करते हैं, उनको क्या करते हैं अपन, यौन संचारित रोग कहते हैं। जो जनन मार्ग के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी उनको जानते हैं। यौन संचारित रोग कौन कौन से होते हैं, पहला हुआ गोनेरिया। गोनेरिया का जो रोगजनक है, पैथोजन है, उसे कहते हैं नाइसीरिया गोनेराई। संचरण होता है असुरक्षित यौन संबंध से, हमने पहले बताया। लक्षण क्या होता है, गोनेरिया के अंदर जो मूत्र नलिका होती है उसमें संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, मूत्र अपन यूरिन पास आउट कर रहे हैं उस टाइम पे मूत्र त्याग में दर्द होता है, जलन होती है, और सफ़ेद द्रव का भी स्त्राव होता है। स्त्रियों में लंबे समय तक ये रोग रहने से बांझपन भी हो जाती है। जब अगर ये किसी लेडीज के अंदर या महिला के अंदर यह कौन सा गोनेरिया नामक अगर डिजीज लंबे समय तक रहती है तो बांझ की भी स्थिति में आ जाती है। संक्रमित माता से जन्म लेने वाले बच्चे आँख से पीड़ित होते हैं, और जो माता इस रोग से पीड़ित है उसमें आँख में दिक्कत होती है उन बच्चों में। बचाव इसका यही है, असुरक्षित यौन संबंधों से बचना चाहिए। बचाव ही क्या होता है, इनका उपचार होता है। इन रोगों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बचना पड़ेगा, वही क्या आपके लिए ट्रीटमेंट है ना। तो असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए अगर आपको गोनेरिया नहीं करवाना तो। सिफिलिस अगली बीमारी आती है। सिफिलिस एक बैक्टीरिया जनित रोग होता है। आर्योचा से नीट में पूछा जा सकता है कि सिफिलिस एक कैसी बीमारी है, तो बैक्टीरिया जनित है। ये किससे होती है, ट्रिपोनीमा पैलिडम से होती है। संचरण कैसे होता है, असुरक्षित यौन संबंध यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होता है। लक्षण की बात करें, जनन नलिका में घाव एवं छाले हो जाते हैं, मूत्र त्याग के समय जलन होती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, और उपचार नहीं किया सिफिलिस के कारण मृत्यु भी हो सकती है। और बचाव यही है कि असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए। अगला है क्लेमीडियासिस। क्लेमीडियासिस एक बैक्टीरिया जनित रोग होता है, जिसका रोगजनक है क्लेमीडिया ट्रैकोमोटिस। संचरण है असुरक्षित यौन संबंध है। लक्षण है मूत्र में गाढ़े मवाद का स्त्रावन, मूत्रमार्ग में जलन, महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा जलन, गर्भाशय में शोथ। बचाव की बात करें तो असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए। अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग, जेनेटाइल हर्पीज, है ना। ये वायरस जनित रोग होता है जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। संचरण होता है संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध बढ़ाने से। इसके लक्षण है शीशन मुंड में फफोले, मूत्रमार्ग में जलन और बगलों में लसिका ग्रंथि में सूजन। बचाव यही है, असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए। जेनेटाइल मस्सा या जेनेटाइल मस्सा की बीमारी होती है, यह भी वायरस जनित है। इसका रोग होने की बात करें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। संचरण की बात करें रोगी से संबंध, लक्षण गुदा के आसपास मस्सा हो जाता है। अगला आता है हेपेटाइटिस बी, वायरस जनित रोग होता है हेपेटाइटिस बी, है ना। ये अपना लीवर होता है,
लीवर के अंदर सूजन आ जाता है, विषाणु द्वारा एक कोशिका को नष्ट करने से क्या होता है, पीलिया हो जाता है। और इसका अगर लक्षण की और बात करें, थकावट, हल्का बुखार और कमजोरी। अब अगला आता है एडस। एडस का जो रोगजनक है वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये इंपॉर्टेंट है और ये वायरस जनित रोग है। लक्षण की बात करें, शरीर में जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। लंबे समय तक खांसी एवं बुखार अन्य रोग संक्रमित हो जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है, बचाव क्या होता है, इलाज होता है। ट्राइकोमोनिसिस की बात करें तो प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। इसका रोगजनक होता है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। संचरण संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंधी स्थापित करना। लक्षण की बात करें, माता के जननांग में तरल पदार्थ का स्त्राव, मूत्रमार्ग में जलन, सूजन और योनि के जलन एवं खुजली होती है। योनि में सूजन भी होता है। अब आती है बंध्यता की बात। बंध्यता क्या होती है, देखिए बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, बांझपन का से ग्रसित दंपति संतति उत्पन्न करने में असक्षम होता है, जिसके कारण स्त्री या पुरुष में जन्म संबंधी विकार का होना है। बंध्यता का मतलब यह होता है कि पुरुष और महिला दोनों में से एक इसका क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, या दोनों भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं बंध्यता के लिए। और बंध्यता वाला व्यक्ति जो बांझपन होता है वो क्या करता है, संतान उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, असक्षम होता है, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, उसे कहते हैं बंध्यता। बंध्य दंपति संतति उत्पन्न करने के लिए सहायक जनन तकनीक, उसे कहते हैं अपन ART, काम में ली जाती है। जो बंधे व्यक्ति हैं, जो बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, एक नॉर्मल प्रक्रिया द्वारा उनके लिए एक असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्निक का यूज किया जाता है, सहायक जनन विधियाँ उसे अपन कहते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहली यह विधि का नाम है पात्र निषेचन। पात्र निषेचन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF भी कहते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, महिला का तो अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु का निषेचन कर शरीर के बाहर किसी पात्र में होता है ना। इस तकनीक द्वारा उत्पन्न संतति परनली शिशु भी कहलाती है। IVF क्या होता है, IVF का मतलब यह हुआ कि जो महिला का तो अंडाणु हुआ, ओवम हुआ, और पुरुष का क्या हुआ, स्पर्म हुआ, है ना, शुक्राणु हुआ। उन दोनों को क्या किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचित किया जाता है, और जो इनके बच्चा होता है उसको कहते हैं अपन टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी परनली शिशु। देखिए इसके अंदर यही हो रहा है IVF के अंदर कि एक पुरुष से तो क्या लिया, स्पर्म लिया, पुरुष से तो स्पर्म ले लिया, और महिला से क्या लिया, ओवम लिया। इन दोनों को क्या किया, फर्टिलाइज किया इस ट्यूब के अंदर, है ना, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। और इस निषेचन को क्या कहते हैं, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्र निषेचन। क्योंकि एक पात्र के अंदर निषेचन हो रहा है, और जो इनका बेबी होगा उसे अपन क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, इसके जो बच्चा होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। दाता या स्त्री अथवा पुरुष अंडाणु शुक्राणु प्राप्त करने उसका परनली निषेचन करवाया जाता है, इससे युग्मनज का निर्माण होता है। और जब क्या करते हैं, महिला से तो क्या लिया, ओवम लिया, और पुरुष से क्या लिया, शुक्राणु लिया। इन दोनों का निषेचन करवाने के बाद क्या होता है, अपने को एक जाइगोट प्राप्त होता है। जाइगोट को हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। अब युग्मनज हो गया, तो युग्मनज का स्थानांतरण माता के शरीर में 2 प्रकार से करते हैं। युग्मनज का स्थानांतरण कितने प्रकार से होगा, 2 प्रकार का। तो IVF के कितने टाइप हुए, 2 टाइप हुए। तो सबसे पहला कौन सा टाइप हुआ, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT। ZIFT की बात करते हैं कि ZIFT में क्या होता है, युग्मनज अंडवाहिनी स्थानांतरण। इसमें क्या करते हैं, जो यदि भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से कम होता है तो इसे अंडवाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है। इसके नाम से पता चल रहा है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, अंडवाहिनी होती है महिला की, उसके अंदर अगर जो युग्मनज है, जाइगोट है, वो अगर 8 भ्रूण कोशिकाओं से कम का है तो उसे क्या डायरेक्ट कहाँ स्थानांतरित कर देंगे, अपन अंडवाहिनी के अंदर स्थानांतरित कर देंगे, उसे कहते हैं ZIFT। ठीक है। अगला आता है अंतर्गर्भाशय स्थानांतरण, IUT। IUT क्या होता है, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, यानी यदि अगर भ्रूण 8 कोशिकाओं से अधिक का होता है ना, तो इसे गर्भाशय में डायरेक्ट यानी कि यूटेराइन में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे कहते हैं अपन IUT, इंट्रा यूटेराइन
ट्रांसफर। इसके बाद आता है जीवेनिसेशन। जीवेनिसेशन क्या होता है? जीवेनिसेशन का मतलब होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि इस प्रक्रिया में अंडाणु का निषेचन स्त्री के शरीर में तो होता है, इसके अंदर स्त्री के शरीर में किया जाता है। अंडाणु अंत अंडुवाहिनी स्थानांतरण। अगली विधि का नाम है क्या? अंडाणु अंत अंडुवाहिनी स्थानांतरण, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, GIFT। पहले बात किसकी की? ZIFT। अब बात करेंगे GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यहाँ क्या करेंगे? जो गैमेट होते हैं, गैमेट्स को महिला के अंडुवाहिनी के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। नाम से ही पता चलता है अपने को ये। यदि किसी स्त्री के अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, कोई अगर स्त्री है, कोई फीमेल है जिसके अंदर जो अंडुवाहिनी के अंदर अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाता, तो उसमें क्या करते हैं? एक सदरगेट मदर लेते हैं। सदरगेट मदर के अंदर क्या करते हैं? उसका अंडाणु लेते हैं। अंडाणु को लेने के बाद क्या करते हैं? उसी महिला के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर देते हैं? अंडाणु को ट्रांसफर कर देते हैं। इसे क्या कहते हैं? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मतलब गैमेट्स का ट्रांसफर हुआ ना। एक होता है अंतःगर्भाशय स्थानांतरण, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। यदि किसी पुरुष में शुक्राणु का निर्माण नहीं होता, शुक्राणु की संख्या कम होती है, तो शुक्राणु को प्राप्त कर कृत्रिम रूप से स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश करवाया जाता है। इसे कहते हैं IUT। IUT का मतलब अंतःगर्भाशय स्थानांतरण होता है, जिसमें क्या करते हैं? अगर पुरुष के अंदर शुक्राणु की कमी है या शुक्राणु का ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो महिला के अंदर डायरेक्ट कृत्रिम विधि से क्या किया जाता है? उसे प्रेग्नेंट किया जाता है और उसके गर्भाशय में प्रवेश करवाया जाता है। किसको? शुक्राणु को। इसे कहते हैं क्या? IUT। और जो इनसे बच्चे की माँ बनती है उसे कहते हैं अपन सदरगेट मदर। बात समझ आई कि नहीं आई? आई। ठीक है, एक बार इसका ओवरव्यू और बता देता हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जनन स्वास्थ्य का, किसका ओवरव्यू क्या है? देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं, जनन स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं। जनन स्वास्थ्य की बात करें तो जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपन जब तक स्वस्थ नहीं कह सकते जब तक वो फिजिकल, मेंटल, सोशल और बिहेवियर क्या नहीं हो, हेल्दी नहीं हो, उसे अपन स्वस्थ व्यक्ति नहीं मान सकते हैं। उस व्यक्ति को अपन स्वस्थ नहीं मान सकते हैं। और मतलब सभी स्टेट से क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य होना चाहिए। इसके बाद RCH की बात की। RCH एक रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम होता है जो 1951 में स्टार्ट हुआ। और उसके अंदर क्या होती है? जो हमारी जनसंख्या की वृद्धि होती है, प्रजनन के प्रतिशतकर्ता होती है, लैंगिक लक्षणों के बारे में, सेक्सुअल डिजीज़ के बारे में, इन सब के बारे में हमें क्या करता है? RCH अवेयर करता है। इसके बाद आता है एमनियोसेंटेसिस या उल्बेवेदन। एमनियोसेंटेसिस या उल्बेवेदन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसे क्या किया जाता है? जो भ्रूण होता है, भ्रूण के चारों ओर क्या पाया जाता है? एक विकासशील भ्रूण के चारों ओर एक फ्लूइड निकाला जाता है। उस फ्लूइड को क्या किया जाता है? चेक किया जाता है, जांच की जाती है। और फ्लूइड को चेक इसलिए किया जाता है कि कोई भी भ्रूण के अंदर किसी प्रकार का डिसऑर्डर या कोई बीमारी तो नहीं है ना, या किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? उल्बेवेदन प्रक्रिया भी कहते हैं। और इसे एक इंजेक्शन के थ्रू करते हैं। इसके अलावा सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के अंदर क्या होती है? एक हाई फ्रिक्वेंसी की ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, जिनकी आवृत्ति क्या होती है? फ्रिक्वेंसी 1 से 15 मेगाहर्ट्ज होती है ना। जिसमें ट्रांसड्यूसर नामक एक उपकरण होता है, जिसे क्या किया जाता है? सोनोग्राफी किया जाता है। जिसे भी क्या करते हैं? अपन गर्भाशय की स्थिति का पता लगाते हैं। और आजकल इसका मिसयूज क्या किया जाता है? लिंग का पता लगाने में किया जाता है, सेक्स का पता लगाने में करते हैं कि पुरुष है या मतलब मेल है या फीमेल है भ्रूण के अंदर, उसका पता लगाते हैं। अगर फीमेल निकलती है तो उसको अपन क्या कर देते हैं? मार देते हैं। ये भ्रूण हत्या अभिशाप के अंदर भी आता है। अब बात आती है जनसंख्या विस्फोट या जन्म नियंत्रण की बात। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल की बात करें तो भारत के अंदर जनसंख्या 1947 में कितनी थी? 35 करोड़। और अगर बात करें 2000 में तो 100 करोड़ थी। और अब 2021 के लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो 121 करोड़ थी। और इस टाइम के लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो 125 से 30 करोड़ पहुंच चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब जाके कहीं ना कहीं जन्म नियंत्रण होने लगा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है? तो पहला तो मातृ मृत्यु दर में कमी आ रही है, शिशु की मृत्यु दर में भी कमी आ रही है,
और मृत्यु दर नॉर्मल में भी कमी आ रही है, और जो जनन करने वाले लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है जनसंख्या भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, और स्वास्थ्य सेवाओं का भी बढ़ रही है, तो इसलिए आसानी से किसी की मौत अब नहीं होती। गर्भाधारण को रोकने के लिए अगर विधियों की बात करें तो हमने आपको 5 प्रकार की विधियाँ बताई। पहली प्राकृतिक यानी नेचुरल मेथड, दूसरा बैरियर मेथड, तीसरा अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ इंट्रायूटेराइन डिवाइस, चौथा हमने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गोलियों के बारे में बताया, बंधेकरण के बारे में, स्टरलाइजेशन के बारे में बताया। प्राकृतिक विधि क्या होती है? प्राकृतिक विधि का मतलब यह होता है कि एक महिला के अंदर आर्तव चक्र चलता है, एमसी चलती है 10 से 17 दिन के बीच, 28 दिन की एमसी आती है, 4 फेज के अंदर होती है। जो 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। 10 से 17वें दिन के बीच में क्या होता है? पॉपुलेशन उनको जनन क्रिया नहीं करनी होती है, इसलिए इसे कहते हैं अपन आवधिक संयम। इसके बाद आता है स्तनपान अनातव। स्तनपान अनातव को कहते हैं लैक्टेशनल। प्राकृतिक विधि के अंदर जो पहली विधि यही है आवधिक संयम। आवधिक संयम का मतलब ये होता है कि जो एमसी चक्कर होता है, मत चक्कर होता है, महिला के अंदर आर्तव चक्कर होता है, 10 से 17वें दिन के बीच में उनको सेक्स नहीं करना है, ठीक है। अगला आता है स्तनपान अनातव। स्तनपान अनातव का मतलब होता है कि एक डिलीवरी के बाद जब एक बच्चे को माता जन्म दे देती है, उससे 6 महीने तक जब बच्चे को क्या पिलाती है? दूध पिलाती है, लैक्टेशन करती है ना। उसके 6 महीने तक अगर आप रिप्रोडक्टिव करते हो, जनन करते हो, तो बच्चे होने के कारण चांसेस बहुत कम होते हैं। इसे कहते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया, नाम से पता चल रहा है। इसके बाद आता है बाह्य संकलन का मतलब यह होता है कि जनन करते समय जो योनि होती है, योनि के अंदर वीर्य को जाने से पहले ही क्या निकाल लेते हैं? शिशन को, मतलब शुक्राणु को अंदर जाने से पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, इसे कहते हैं बाह्य संकलन। अगर बात करें बैरियर मेथड की, बैरियर मेथड में आता है एक कॉन्डोम। कॉन्डोम फीमेल और मेल दोनों प्रकार का पाया जाता है। कॉन्डोम ये क्या करता है? जो अपना जनन अंग होता है उसको क्या करता है? चारों ओर से ढक लेता है, और ढकने के बाद मतलब कवरिंग कर लेता है, और ये में एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी जनन रोगों से भी क्या जाता है? अपने को सुरक्षा दिलाता है, और ये लेटेक्स या प्लास्टिक का बना होता है। इसके बाद आता है डायफ्राम। डायफ्राम भी एक ऐसा ही होता है, एक गिरवा कैप एंड सर्वाइकल कैप होती है। इसके अलावा आता है अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ। इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? पहली आती है आईयूडी। आईयूडी के अंदर क्या होती है? एक इस प्रकार की प्लास्टिक की डिवाइस होती है जो अपने को गर्भाशय शुक्राणु को अंडाणु तक जाने से रोकती है, इसे कहते हैं आईयूडी। और आईयूडी का उदाहरण होता है कौन सा? लिपेस लूप। कई बार पूछा गया है। तांबा मोचक आईयूडी की बात करें तो ये टी आकार की संरचना की होती है, जो कॉपर से बनी होती है। जो स्पर्म होता है, स्पर्म की मोटिलिटी रेट को कहीं ना कहीं, गतिशीलता को कम कर देती है, और उसकी भक्षण क्रिया को कहीं ना कहीं बढ़ा देती है। इसी तांबा मोचक आईयूडी यानी कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है, याद करना है। हार्मोन मोचक आईयूडी की बात करें जिसके अंदर कुछ इस प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं जो हमारी मतलब एंडोमेट्रियम परत होती है, भ्रूण के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है उसको कहीं ना कहीं चेंज कर देती है, तो शुक्राणु के लिए क्या होती है? विरोधी होती है। हार्मोन मोचक आईयूडी का उदाहरण पूछता है कई बार LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन। गर्भ निरोधक गोलियों की बात करें तो मतलब गर्भ निरोधक गोलियाँ होती है, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। 2 प्रकार की होती है। पहली होती है माला डी और माला एन। माला डी और माला एन। माला डी और माला एन। माला डी और माला एन को आप डेली ले सकते हो, और इनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले 22 दिन तक लेते हैं माला डी को, और सहेली की बात करें तो 7 दिन में एक बार सहेली गोली को लेते हैं। और इनमें क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन होता है। RUHS और नीट में ऐसे पूछा जाता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियों के अंदर किस हार्मोनों का संयोजन होता है? तो आपको आंसर क्या टिक करना है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है, कंप्लीट हुआ। CDRI की अगर बात करें तो CDRI किसने, मतलब सहेली गोली किसने बनाई सबसे पहले? तो लखनऊ ने CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई, ठीक है। सहेली गोली साप्ताहिक होती है, 7 दिन में एक बार लेते हैं। बंदे करने नसबंदी का मतलब यह होता है कि नर के शुक्रवार को और मादा के अंडवाहिनी को क्या करते हैं? काट देते हैं या बंद कर देते हैं, इसे नसबंदी कहते हैं, है ना। अब बात करें पुरुष के तो क्या होती है? वहाँ से डिफरेंस होती है, उसको बांध दिया जाता है या काट दिया जाता है। और फीमेल के अंदर क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब होती है, उसको बांध दिया जाता है या काट दिया जाता है ना। इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसके बाद आता है MTP एक्ट 1971 में लागू हुआ। MTP का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो गर्भधारण है, जो महिला की इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ और वो उसको क्या करती जाती है? अबॉर्शन करवाना चाहती है, इसे MTP कहते हैं।
MTP फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 3 महीने के अंदर हो सकता है। और ये क्या होता है, एक लीगल चीज़ होती है। MTP एक लीगल चीज़ होता है। ये किसी स्थिति में कह सकते हैं, तो अगर ये मान लो कि कोई भी महिला की इच्छा के अनुरूप हो, कोई बलात्कार हो गया हो, या फिर किसी भी भ्रूण के अंदर किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो, उसकी MTP करवानी चाहे तो करवा सकते हैं। पर आजकल इसका मिसयूज क्या होने लगा है, अगर सोनोग्राफी के अंदर एमनियोसेंटेसिस के अंदर अगर गर्ल हो जाती है, गर्ल का पता लग जाता है, तो उससे क्या करते हैं, मार देते हैं। अब आता है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग कौन कौन से होते हैं, जो अपन जन्म करते समय एक या एक से अधिक महिलाओं के साथ करने से होते हैं, है ना। इन्हें रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, गोनीरिया होता है, गोनीरिया का रोगजनक आप पढ़ लेना। इसके अलावा सिप्लिस होता है, सिप्लिस के अलावा क्लेमाइडिस होता है, जेनेटाइल हर्पीज होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, और एडेस होता है। एडेस को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसका रोगजनक, है ना, पैथोजन होता है HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और एडेस की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद आता है बंध्यता। बंध्यता क्या होती है, बंध्यता का मतलब होता है कि एक मेल और फीमेल आपस में जन्म करने के बाद भी वे अपने आप को मतलब संतति उत्पन्न नहीं कर सकते, उसे बंध्यता कहते हैं। बंध्यता को दूर करने के लिए कई प्रकार की विधियाँ पाई जाती है। सबसे पहले होती है IVF विधि। IVF में क्या होता है, एक पुरुष से तो क्या लिया जाता है, शुक्राणु को लिया जाता है, मादा से अंडाणु को लिया जाता है। उन दोनों के बीच में उन दोनों को लेने के बाद एक पात्र के अंदर उनके बीच क्या किया जाता है, निषेचन किया जाता है। इस टेक्निक को क्या कहते हैं, परगनली शिशु के अंदर किया जाता है। और जो इनके बच्चा होता है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसके बाद आता है कि परगनली के अंदर इनका मतलब निषेचन कर लिया, उसी तरह IVF कर दिए। IVF के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है कौन सा, ZIFT, और दूसरा होता है IUT। ZIFT का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, या युग्मन जनता है अंडुवाहिनी ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होता है, यदि भ्रूण 8 ब्लोस्टियर से कम का होता है तो उससे क्या कहा जाता है, ZIFT कहते हैं। और अगर 8 से ज़्यादा का होता है और उसे यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो उसे कहते हैं IUT। इसके बाद आता है जीवे निषेचन। जीवे निषेचन का मतलब इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर क्या किया जाता है, शरीर के अंदर होता है, इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, यदि किसी स्त्री में अंडाणु का निर्माण नहीं होता, कोई भी स्त्री है जिसके अंदर अंडाणु का निर्माण नहीं होता, तो दूसरी स्त्री से क्या करते हैं, अपन अंडाणु को प्राप्त करके फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर देते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। इसे कहते हैं अपन GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसके बाद आता है अंतर्गर्भाशय स्थानांतरण। इसके अंदर क्या करते हैं, पुरुष में शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है या शुक्राणु की संख्या कम होती है, तो दाता से शुक्राणु प्राप्त करके अपन क्या करते हैं, कोई दूसरी स्त्री के अंदर क्या कर देते हैं, उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, किसको, शुक्राणु को, ठीक है। ये हुआ हमारा जनन स्वास्थ्य टॉपिक। अब बात करते हैं जनन स्वास्थ्य के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। जनसंख्या को कंट्रोल करने का एक नेचुरल मेथड इनमें से कौन सा है। तो जनसंख्या नियंत्रण को नेचुरल मेथड है, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें शिकार। शिकार भी सही है मेथड, एक भी नेचुरल मेथड है। परजीविता, दूसरों के ऊपर निर्भर रहना, मतलब दोनों मेथड कहीं ना कहीं सही है, दोनों ही नेचुरल मेथड है। तो ए और बी दोनों क्या है इसके अंदर राइट है, तो सी ऑप्शन इसके अंदर क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है। शल्य विधि का मतलब यह होता है कि सर्जरी के द्वारा कौन सी विधि जो जन्म दर को क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो सर्जरी के द्वारा अपन वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी से क्या कर सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं, मेल की वासा डिफरेंस और फीमेल की कौन सी फैलोपियन ट्यूब को दोनों को क्या करते हैं, बांध देते हैं, क्या कर देते हैं, काट देते हैं। उससे क्या करते हैं अपन, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो दोनों ही क्या है, एक सर्जरी मेथड है, शल्य विधि है। तो इसका ऑप्शन 20 क्या होगा, सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कॉपर टी को रोकता है। कॉपर टी किसको रोकता है, तो कॉपर टी किसको रोकेगा, अंडोत्सर्ग को ही रोकेगा कॉपर टी। तो निषेचन को तो कॉपर टी कैसे रोकेगा, निषेचन तो एक पर्सन करता है और मेल फीमेल करते हैं। वीर्य पतन, तो वीर्य तो निकलने से कॉपर टी नहीं रोक सकता, ठीक है।
महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया कि महिलाओं में जो बंध्यकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अपन नलिका उच्छेदन। नलिका उच्छेदन का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका को काट देते हैं या बांध देते हैं, उससे कहते हैं नलिका उच्छेदन। तो महिलाओं को यही आता है। शुक्रवार उच्छेदन का मतलब मेल के अंदर, है ना, इसका आंसर ये होगा। इसके अलावा आता है निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग है? अभी हमने पढ़े थे ऊपर, यौन संचरित रोग कौन सा है? यौन संचरित रोग का मतलब यह होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जनन के दौरान फैल जाए, है ना, आपस में संपर्क होने के दौरान फैल जाए, उसे कहते हैं यौन संचरित रोग। तो मलेरिया हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। एडस हो सकता है क्या? जी हाँ, एडस क्या होता है? एक HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होने वाला बीमारी है जो यौन संचरित रोग होता है। ठीक है। डेंगू हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, और ये भी बिल्कुल नहीं। ठीक है, यौन संचरित रोग है, इसमें भी यौन संचरित रोग पूछ रहा है। अभी हमने पढ़ा था क्या? गोनीरिया ये क्या है? एक यौन संचरित रोग है जो आपस में सेक्सुअल करने से, आपस में संपर्क बढ़ने से यौन संचरित रोग होता है, वो होता है गोनीरिया। कसरा नहीं है, टीबी भी नहीं है, और टाइफाइड क्या है? बैक्टीरिया या वायरस का रोग है। अंतर्गर्भाशय तकनीक की औसत सफलता दर कितनी है ना? अंतर्गर्भाशय तकनीक की औसत सफलता दर कितनी है? 4%। मतलब इसकी सक्सेस रेट बहुत कम है। जनन स्वास्थ्य के लिए सावधानी की जरूरत क्या है? यौन संचरित रोगों से बचने के लिए भी जनन स्वास्थ्य बहुत सही है, गर्भपात से बचने के लिए भी, गर्भवती का समुचित देखभाल, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। जनसंख्या विस्फोट से मतलब अपने को क्या रिजल्ट मिले? आय में कमी हुई है, सीधी सी बात है। भूमि का जमीनों में भी कमी हुई है, और खनिजों का भी क्या हुआ है? घास, मतलब कमी हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक प्रयुक्त है। मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं, वो हार्मोनल होती हैं। हार्मोन कौन कौन से होते हैं उसके अंदर? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के संयोजन से बनती हैं। उन गोलियों का नाम पूछ रहा है तो मालाडी भी है। मालाडी मैंने बताई कि डेली लेने वाली टेबलेट है। माला एन डेली लेने वाली टेबलेट है, और सहेली 7 दिन में लेने वाली टेबलेट है। तो यानी कि राइट आंसर डी होगा। ठीक है। अगला है निषेचन रोकने की शल्य की विधि को कहते हैं वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और MTP, और इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन यौन संचरित रोग है? यौन संचरित रोग कौन सा है इनमें से? तो टाइफाइड बिल्कुल नहीं, हैजा बिल्कुल नहीं, मलेरिया भी नहीं है। ये सभी तो हमारे वायरस से, बैक्टीरिया से, इनसे होने वाले रोग हैं। तो सिफिलिस, हाँ, सिफिलिस एक यौन संचरित रोग यानी कि STD डिजीज है। राइट आंसर डी होगा इसका। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1951 के अंदर। RCH का निर्माण कब हुआ? 1951 के अंदर। RCH की फुल फॉर्म क्या होती है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। ठीक है। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। उसको कहते हैं अपन जनसंख्या अवनमन। भाई उच्च मृत्यु दर, ज़्यादा मृत्यु हो जाएगी, उसे अपन जनसंख्या में क्या होगी? कमी, उसे कहते हैं अपन जनसंख्या अवनमन। और जनसंख्या विस्फोट तो क्या कहते हैं कि मातृ दर तो कम हो रही है, जन्म दर बढ़ रही है, उसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। इसका राइट आंसर बी होगा। सहेली जो मादा गर्भनिरोधक गोली है उसका प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया कि माला डी और माला एन तो रोजाना उपयोग में ली जाती है। तो साप्ताहिक गोली कौन सी हुई? सहेली। ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। RU 486 दवा का प्रयोग किया जाता है गर्भ निरोधन में, एमनियोसेंटेसिस में, गर्भपात के कारक के रूप में। तो RU 486 इसका राइट आंसर सी होगा। प्रथम मानव जनसंख्या का विस्फोट का कारण क्या हुआ? अल्प आयु विवाह। मानव जनसंख्या का विस्फोट का कारण यही है, अल्प आयु विवाह। जन्म करने वाले लोग ज़्यादा हुए तो बच्चों की संख्या भी ज़्यादा हुई, मृत्यु दर कम होने लग गई, इससे जनसंख्या का विस्फोट हुआ।
कृषि से कोई फर्क नहीं पड़ा, औद्योगिकरण से सभ्यता में इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? अंडोत्सर्ग को, निषेचन को, रोपण को, योनि में शुक्राणु का प्रवेश को। इसे डी आंसर राइट होगा। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, सबसे अच्छी विधि कौन सी है जन्म नियंत्रण को रोकने की? पहली, गर्भपात बिल्कुल नहीं, मुख्य गोलियां बिल्कुल नहीं, ये भी एक क्या है परमानेंट मेथड नहीं है, वीर्यसेचन परमानेंट मेथड नहीं है। सबसे अच्छी विधि है बंदेकरण। बंदेकरण का मतलब क्या होता है? सर्जरी के द्वारा मेल या फीमेल की वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी करना। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी CDRI द्वारा कौन सी गोली तैयार की गई? सीधी सी बात है सहेली, है ना, हमने आपको पहले ही बताया। राइट आंसर सी होगा। सहेली का निर्माण CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, केंद्रीय अनुसंधान औषधि अनुसंधान संस्थान ने इसको बनाया। निम्नलिखित में कौन सी जन्म दर नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? प्राकृतिक विधि नहीं है जो जन्म दर को कम कर दे। तो इसके अंदर पहली विधि आ रही है बायोस्क्लन। बायोस्क्लन का मतलब हमने पहले ही बताया कि जनन करते समय योनि में सीसन को जाने से पहले ही बाहर निकाल लेना, वीर्य को योनि के अंदर प्रवेश नहीं होने देना। योनि के अंदर पेनिस को वीर्य संकलित होते समय बाहर निकाल लेना क्या कहलाता है? बायोस्क्लन कहलाता है। आवधिक संयम है। आवधिक संयम का मतलब होता है कि 10 से 17वें दिन के बीच आपको MC के बीच आपको क्या नहीं करना है? जनन नहीं करना है। वैसेक्टोमी एक प्राकृतिक विधि नहीं है। वैसेक्टोमी तो एक सर्जरी मेथड होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है? जो फीमेल होती है उसकी वासा डिफरेंस, मेल की वासा डिफरेंस को क्या किया जाता है? कट किया जाता है या बांध दिया जाता है। इसके बाद आता है स्तनपान। तो ये भी एक नेचुरल मेथड होता है। स्तनपान का मतलब यह होता है कि एक डिलीवरी होने के बाद जो महिला होती है वो 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाती है। दूध पिलाते समय उसके 6 महीने तक प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होती है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। संतानोपत्ति नियंत्रण का क्या उपाय है? हार्मोनल विधियां है, प्राकृतिक विधियां है, यांत्रिक विधियां है और इनमें से सभी, यानी ये चारों की चारों मेथड क्या है? जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए उपाय है। प्रजनन शिशु के संबंध में सत्य है। मादा के जन्मांग में निषेचन तथा प्रजनन में वृद्धि, जन्म पूर्व शिशु में इन्वेटर में रखना, जनांगों से बाहर निषेचन में गर्भाशय में परिवर्तन। मतलब क्या होता है? जो पुरुष मेल का सीमन और फीमेल का ओवम लेके क्या किया जाता है? एक प्रजनन के अंदर उसको क्या किया जाता है? निषेचन करवाया जाता है और फिर गर्भाशय के अंदर ही ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि सी ऑप्शन क्या है? राइट है। अगर 8 हाँ ठीक है। प्रजनन शिशु वह तकनीक है जिसके अंदर क्या किया जाता है? अंडवाहिनी से युग्मनज को लेकर संयोजित किया जाता है, फिर उसे गलत है। अंडाणु लेकर फिर उसे निषेचन कराकर रोपित कर दिया, यह सही है। अंडाणु और सीमन को दोनों को लेकर उसके महिला के अंदर ही उसे वापस किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। निम्न में से कौन सा हार्मोनल है? तो हार्मोनल कौन सा होगा? हार्मोनल है LNG-20। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भाधान को रोका जाता है। इसे कितने घंटे के अंदर लिया जा सकता है? 72 घंटे के अंदर। जो इमरजेंसी पिल होती है उसे आई पिल भी कहते हैं, उसे अपन 72 घंटे के अंदर लेकर गर्भाधान को रोक सकते हैं। कैरियोसिस का कारण है, इसका राइट आंसर होगा योनिस्ट। नर में एड्रोपोज किसके समतुल्य है? फीमेल मीनोपोज के। मीनोपोज का मतलब होता है, देखो 2 चीज़ें होती है, एक होती है मीनार्की, एक होता है मीनोपोज। मीनार्की का मतलब तो होता है कि मध्यचक्र आना स्टार्ट हो। कितने एज में आता है मध्यचक्र फीमेल्स के अंदर? 14 के समथिंग। और मीनोपोज कब से स्टार्ट होता है? लगभग 55 साल के एज के अंदर, जिस टाइम आवर्त चक्र आना बंद होता है। सिफिलिस के लिए उपयुक्त जांच है। सिफिलिस के लिए कौन सी जांच उपयुक्त है? उसका राइट आंसर होगा VDRL। अब आती है RUHS के क्वेश्चनों की बारी। RUHS कौन से क्वेश्चन पूछ चुका है? एड्स के संचरण का सामान्य साधन है यौन संपर्क, बिल्कुल। रक्त आदान प्रदान से भी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, प्लेटलेट ट्रांसप्लांट से हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन RUHS ने इस चैप्टर से पूछा क्या? यौन संचरित रोग है। यौन संचरित रोग हमने आप ऊपर ही पढ़ा था। यह का ऐसा कैसा क्वेश्चन
उसका राइट आंसर होगा गोनीरिया यानी कि सुजाक। ये दोनों क्वेश्चन RUHS ने 2022 के अंदर पूछे थे इस चैप्टर से, जो हमने आपको पढ़ाए उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, देख लो 2022 में। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की वह कौन सी विधि है जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडज के अंदर प्रवेश करवाया जाए? उस विधि का नाम क्या है जिसे क्या किया जाता है? शुक्राणु को सीधा अंडज के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, उसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। उस विधि को क्या कहते हैं? ICSI। उसके अंदर क्या किया जाता है? सीधे स्पर्म को इंजेक्शन के माध्यम से भ्रूण के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। ये 2020 के अंदर इसी चैप्टर से अंदर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस से क्या पता चलता है? तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एम्ब्रियो के चारों ओर पाया जाने वाला एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसे अपन क्या करते हैं, कोई भी क्रोमोसोमल डिजीज होती है उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं? एमनियोसेंटेसिस करते हैं। तो वंशानुगत रोग का पता लगाने के लिए क्या करते हैं अपन? एमनियोसेंटेसिस करते हैं। तो राइट आंसर इसका सी होगा। मस्तिष्क की विकृति के लिए तो अपन CT स्कैन MRI करते हैं, हृदय की विकृति के लिए ECG वगैरह करते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। इसके बाद सहेली महिला के लिए गर्भ निरोधक गोली कहाँ बनाई गई, कहाँ डेवलप की गई, है ना? तो सहेली गोली एक 7 दिन में लेने जाने वाली टेबलेट होती है। CDRI लखनऊ ने इसको क्या किया, बनाया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। तो हमने अभी आपको पहले ही बताया। ये 2023 के अंदर RUHS ने पूछे थे ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर नामक तकनीक उन महिलाओं के लिए अनुशंसित है जिनकी गर्भाशय नली में शुक्राणुओं के लिए रास्ता नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना? और इसकी PDF के लिए आप हमारे 9057583881 पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर 151 रुपये पे करके आप पूरी तीनों सब्जेक्ट की इस प्रकार की PDF ले सकते हैं। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।